चलिए शुरू करते हैं। लास्ट में हमने जो पढ़ा था अब उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। हमने इससे पहले जो पढ़ लिया है वो ये है कि ग्रेचुइटी क्या है, नॉमिनेशन के प्रोविजन मेनली हमने करे थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम ये पढ़ते हैं कि ग्रेचुइटी जो है किसी एम्प्लॉय की, उसको डिटरमाइन करने का क्या रूल है, उसको उसके लिए एप्लीकेशन कैसे डाला जाता है। तो देखिए आप बात समझिएगा। पहले तो आप ये समझिए ग्रेचुइटी एक अमाउंट है जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को तब देता है जब एम्प्लॉय रिटायर हो रहा है या उस एम्प्लॉय का सुपर एनुवेशन हो रहा है। तो अब इसमें बेसिकली रूल ये है कि जैसे आपका रिटायरमेंट सुपर एनुवेशन हो रहा है तो एम्प्लॉय को खुद क्या करना होगा, ग्रेचुइटी के लिए एप्लीकेशन डालना होगा अपने रिटायरमेंट के 30 दिन के अंदर। और उसके लिए जो फॉर्म यूज करेंगे वो है फॉर्म आई। फॉर्म आई फिल करके एम्प्लॉयर के पास जमा करेंगे कि सर कृपया हमारी ग्रेचुइटी डिटरमाइन करके बताइए कितनी और हमें पे कर दीजिए। सिमिलरली अगर मान लीजिए एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उनके जो नॉमिनी हैं वो भरेंगे फॉर्म जे। और अगर किसी को नॉमिनी नहीं रखा गया तो जो लीगल हायर है वो भरेंगे फॉर्म के। तो देखिए 3 फॉर्म आ गए, कौन कौन से, आई, जे, के। अगर सेल्फ एप्लीकेशन डाले तो आई, अगर हमारा नॉमिनी डाला तो कौन सा, जे, और अगर लीगल एयर डाला तो के। ठीक है। अब होगा क्या, जैसे हमने एप्लीकेशन दिया, किसको दिया, अपने एम्प्लॉयर को। एम्प्लॉयर हमारी ग्रेचुइटी कैलकुलेट कर देंगे। कैलकुलेशन मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। और फॉर्म एल, ये ना लिस्ट अभी मैं आखिरी में बताऊंगा आपको। फॉर्म एल साइन करके एम्प्लॉय को भेज देंगे और कंट्रोलिंग अथॉरिटी को भेज देंगे कि भैया इसकी इतनी ग्रेचुइटी है। उसके बाद विद इन 30 डेज एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो ग्रेचुइटी जितनी भी है पे कर दे। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते तो उन पर 10% पर एनम का इंटरेस्ट लगे। ठीक है। अगर मान लो एम्प्लॉयर को ये कहना है कि वो आपको ग्रेचुइटी प्रोवाइड नहीं कर सकते तो आपको फॉर्म एम, ये ना फॉर्म जितने भी है ना ये सब तुमको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आते हैं। फॉर्म एम में आपको रिजेक्शन का बराबर क्या बता दिया जाएगा, रीजन, कि भाई साहब आपकी ग्रेचुइटी क्यों रिजेक्ट हो रही है, आपको क्यों पे नहीं हो सकती। ठीक है। अब मान लो आपकी ग्रेचुइटी को लेकर डिस्प्यूट हो गया तो सेक्शन 7 सबसेक्शन 4 बोलता है कि अगर मान लो ग्रेचुइटी को लेकर किसी भी तरह का डिस्प्यूट है, ठीक है, कि इतनी ग्रेचुइटी नहीं दे सकते या दे सकते हैं, तो अब ये मामला कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास जाएगा और जो एम्प्लॉयर हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो ग्रेचुइटी का अमाउंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी के जमा कर दें। अब कंट्रोलिंग अथॉरिटी क्या करेगी, बराबर इंक्वायरी करेगी, दोनों पार्टीज मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को अपनी अपनी बात रखने का मौका देगी और उसके बाद ऑर्डर पास कर देगी। अब जैसे अगर फैसला जो है एम्प्लॉय के फेवर में है और एक ग्रेचुइटी का जो अमाउंट है वो उस अमाउंट से ज्यादा है जितना कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास एम्प्लॉयर ने जमा किया था, तो बेसिकली एम्प्लॉयर को बोला जाएगा कि आप ग्रेचुइटी पे करो, जितना भी एक्सेस अमाउंट है वो भी ला कर दो। ठीक है। यहाँ पे कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास वैसे ही पावर है जैसे सिविल कोर्ट्स के पास होती है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। जैसे कि एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन एंड एग्जामिनिंग हिम ऑन ओथ, ये हम पहले भी पढ़े। लगभग हर अथॉरिटी कैसे पावर आपको मिलेगी। सेकेंड, रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट मंगवाना। रिसीविंग एविडेंसेस ऑन एफिडेविट, सबूत मंगवाना। ठीक है। एंड इशूइंग कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, किसी विटनेस को एग्जामिन करने के लिए कि सही बोल रहा है कि गलत, ऑर्डर पास कर देना। ठीक है। अब इसमें क्या, जैसे इसमें एक अपील प्रोविजन रखा गया है कि अगर कोई कंट्रोलिंग ऑर्डर की अथॉरिटी के ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं है तो विद इन 60 डेज वो सेंट्रल गवर्नमेंट या अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जो कुछ केसेस में स्टेट गवर्नमेंट होती है, उनके पास एप्लीकेशन डाल सकते हैं। ठीक है। अब आपको यहाँ पे डिटर्मिनेशन और ये समझ आ गया होगा डिस्प्यूट का प्रोविजन। अब ग्रेचुइटी एक्चुअल में आपको पे कैसे की जाए, इसका पेमेंट प्रोविजन क्या है। तो आपको जो ग्रेचुइटी इस एक्ट में मिलती है वो कैश में मिलती है, चेक के फॉर्म में, डीडी के फॉर्म में भी मिल सकती है। और अगर ग्रेचुइटी की वैल्यू 1000 रुपए से कम है तो पोस्टल एक्सपेंस काट के पोस्टल ऑर्डर से भी दी जा सकती है। ठीक है। अगर मान लो नॉमिनी या लीगल हायर एक माइनर है तो जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो क्या करेगी, जो भी ग्रेचुइटी का अमाउंट होगा ना उसको इन्वेस्ट कर देगी टर्म डिपॉजिट के तौर पे एसबीआई में या किसी नेशनलाइज बैंक में, और जब वो नॉमिनी एडल्ट होगा तब उसको ये पैसा मिलेगा। ठीक है। रिकवरी का प्रोविजन वेरी इंपॉर्टेंट है, आप एकदम अच्छे से एग्जाम में पढ़ के जाइएगा। सेक्शन 8 बेसिकली ये बोलता है कि अगर मान लो जो ग्रेचुइटी का अमाउंट है
वो एम्प्लॉयर ने टाइम पे नहीं किया मतलब प्रिस्क्राइब पीरियड में, तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी एक सर्टिफिकेट ऑफ रिकवरी इशू कर देगी और कलेक्टर जो है यहाँ पे रिकवरी ऑफिसर का काम करेंगे। कलेक्टर जो है वो रिकवरी ऑफिसर का काम करेंगे और ये क्या करेंगे, अमाउंट रिकवर करेंगे, साथ में कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ, सीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट 9% और एज एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू मतलब जब्ती का भी कार्यक्रम हो सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में 7 मार्क्स का आया हुआ है, इसको अभी पढ़ के जाना। व्हाट इज द रेमेडी अवेलेबल इफ एम्प्लॉयर रिजेक्ट द एप्लीकेशन ऑफ एम्प्लॉय फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी? अगर मान लो एक एम्प्लॉयर आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देता है ग्रेचुइटी के, तो आप क्या कर सकते हो? तो देखो, जैसे इसका आंसर ऐसे होता है कि इफ द एम्प्लॉयर रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट नॉमिनेशन, उसने आपके नॉमिनेशन को एक्सेप्ट नहीं किया, टू एंटरटेन एप्लीकेशन फॉर ग्रेचुइटी, आपने ग्रेचुइटी के लिए अप्लाई किया, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, रिजेक्ट द एलिजिबिलिटी ऑफ ग्रेचुइटी, आप बोलते हो मैंने 5 साल नौकरी करी, वो मान नहीं रहा, कैलकुलेट दिस अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी, आपकी ग्रेचुइटी का कम कैलकुलेशन कर रहा है जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो आप अग्रीव्ड एम्प्लॉई, आपका नुकसान हुआ तो विद इन 90 डेज आप क्या करो, फॉर्म एन में, ये फॉर्म्स पे थोड़ा पर्टिकुलर रहेंगे अपन, फॉर्म एन में कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास एप्लीकेशन डालेगा ताकि कंट्रोलिंग अथॉरिटी एम्प्लॉयर को डायरेक्शन दे सके। ठीक है, सिमिलरली एक और प्रोविजन इसमें आता है, क्वेश्चन आता है हमको, एक्सप्लेन द प्रोविजन रिलेटिंग टू पेनल्टी एंड एग्जेम्पशन गिवन टू एम्प्लॉयर अंडर द एक्ट। ठीक है, तो सेक्शन 9 इसकी बात करता है कि अगर मान लो इस एक्ट में, ठीक, एम्प्लॉयर कोई फॉल्स रिप्रेजेंटेशन करे ताकि ग्रेचुइटी ना पे करना पड़े, तो उसे 6 महीने तक की जेल हो सकती है या 1000 का जुर्माना या दोनों हो सकता है। ठीक है, वैसे अगर ग्रेचुइटी पे ही ना करे, नॉन पेमेंट पे, उसे 3 महीने तक की सजा हो सकती है। हाँ, इसमें कुछ एग्जेम्पशन है जहां पे एम्प्लॉयर इस बात को प्रूव कर देता है कि उसने बराबर ड्यू डिलिजेंस का यूज किया, वो बहुत एक्टिव था। ठीक है, सेकेंड, ग्रेचुइटी नॉन पेमेंट का जो ऑफेंस है उसके नॉलेज में नहीं था, मतलब फैक्ट्री ओनर है पर फैक्ट्री में रहता नहीं था, तो वो बच सकता है। ठीक, ये लिस्ट ऑफ फॉर्म्स थोड़ा ध्यान रखिएगा, ग्रेचुइटी के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम क्या करते हैं, कंट्रोलिंग अथॉरिटी को अपनी एस्टेब्लिशमेंट ओपन होने के बारे में बताते हैं फॉर्म ए में, कोई चेंज आता है तो फॉर्म बी में, अब ऐसे एस्टेब्लिशमेंट बंद करना है, क्लोज करना है तो फॉर्म सी में, अपनी फैमिली डिटेल फॉर्म डी में बताते हैं, फैमिली डिटेल में कोई चेंज आए तो फॉर्म ई में बताते हैं। ठीक है, नॉमिनेशन फॉर्म जाता है फॉर्म एफ में, फ्रेश नॉमिनेशन अगर फैमिली एक्वायर करे तो फॉर्म जी में, अगर नॉमिनी की डेथ हो जाए तो फ्रेश नॉमिनेशन फॉर्म एच में, ग्रेचुइटी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आई में आता है। ठीक है, ग्रेचुइटी का एप्लीकेशन अगर मान लो नॉमिनी डाल रहे हैं तो फॉर्म जे और लीगल एड डाल रहे हैं तो फॉर्म के। आपको पैसा मिलेगा कि नहीं, एम्प्लॉयर आपको नोटिस देगा फॉर्म एल में। ठीक है, अगर वो नहीं दे पाएगा तो रीजन बताएगा फॉर्म एन में, एम में, मंकी एम, और आप कंट्रोलिंग अथॉरिटी के जाना चाहते हैं कि सर मुझे ग्रेचुइटी नहीं मिल रही है, तो आप फॉर्म एन में जा सकते हैं। ये लिस्ट आप ध्यान रखिएगा। सिमिलरली आपके ऊपर एक्ट एप्लीकेबल है तो आपको ये बताना पड़ेगा कि एक्ट एप्लीकेबल है, इसका डिस्प्ले करना होगा, ये फॉर्म यू में करना होगा। तो ये पूरा ग्रेचुइटी का कंसेप्ट है, थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा इसको और ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये करेंगे काफी आपके लिए।